यस एकेडमी में आप सभी का स्वागत है मेरे दोस्तों। आज हम 1857 की क्रांति 1857 की क्रांति किस वजह से हुई, किन कारणों से हुई, कौन कौन उसमें शामिल हुआ, ये सारी डिटेल्स हम पढ़ेंगे आज। और लास्ट में हम इनमें से पूछे गए क्वेश्चन आंसर जो पीसीएस, अन्य स्टेट पीसीएस, यूपी पीसीएस हो, उत्तराखंड हो, एमपी पीसीएस हो या बिहार पीसीएस हो, आरओ हो, किन्हीं भी पेपरों में अगर पूछा गया है तो उनके क्वेश्चन आंसर भी हम आखिरी में देखेंगे। तो अंत तक वीडियो देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो आज का हमारा लेक्चर है 1857 की क्रांति। अब ये 1857 की क्रांति क्यों हुई, उसके कुछ कारण हैं जो हम एक एक करके देखेंगे। पहला है राजनीतिक कारण, कि राजनीतिक कारण क्या बताया जा रहा है। तो मुगल साम्राज्य का अपमान, मतलब मुगल के जो सम्राट थे उनका अपमान किया गया, ये बताया जा रहा है। उसके बाद में वेलेंजली की सहायक संधि। अब ये जो सहायक संधि थी ये थोड़ी अलग तरह की सहायक संधि थी जो भारतीयों को पसंद नहीं आ रही थी। फिर आगे है डलहौजी की हड़प नीति। देखो ये सबसे बड़ा एक काम कर रहा है डलहौजी की हड़प नीति। डलहौजी ने गोद निषेध सिद्धांत लागू किया जिससे तहत कई रियासतों को विलय करवा दिया। जैसे कुछ है 1848 में सतारा का, 1849 में जोधपुर और संबलपुर का, 1850 में बगाट, 1852 में उदयपुर, 1853 में झांसी, 1854 में नागपुर। इस तरह 1857 की जो क्रांति हुई है उसके लिए एक ही चीज़ जवाबदार नहीं था। हर जितने भी लोग जुड़े थे वो अपने अपने तरह से अपने अपने कारणों की वजह से जुड़े थे। इस वजह से 1857 की क्रांति हुई और जो कहीं ना कहीं विफल भी हुई है। विफल होने के कारण जो हैं वो हम आगे आपको बताएंगे। तो अभी हम देखते हैं राजनीतिक कारण। तो राजनीतिक कारण में आगे 1857 में कुशासन का आरोप, देखो क्या कहा गया, 1856 में कुशासन का आरोप लगाकर अवध का विलय करवा लिया गया। एक्चुअली में कुशासन हो नहीं रहा था, लेकिन अंग्रेजों की जो नीतियां थी उस नीतियों के वजह से ये कह सकते हैं। डलहौजी ने नाना साहेब दोदूपंत की पेंशन बंद कर दी, एक पेंशन बंद कर दी। नाना साहेब पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र थे। याद रखिएगा, नाना साहेब जिन्हें धूंधूपंत भी कहा जाता है, उनकी जो अंग्रेजों ने डलहौजी ने पेंशन बंद कर दी थी, वो नाना साहेब मतलब पेशवा बाजीराव टू के दत्तक पुत्र थे। एक इनका कारण एक अलग है। डलहौजी ने इनामी कमीशन का गठन कर 20,000 से अधिक जागीरों को जब्त किया। कितने जागीर? 20,000 से अधिक जागीरों को जब्त कर लिया उन्होंने। किस कमीशन से डलहौजी ने किया था? इनामी कमीशन से। ये एक याद रखिएगा, पूछा भी जा चुका है और पूछा भी जा सकता है। आगे देखते हैं, भारतीयों को उच्च पदों से वंचित रखा गया। उच्च पदों से इसलिए वंचित रखा गया है, जो बताया जा रहा है इतिहासकारों द्वारा, कि अगर ये उच्च पद में रहेंगे न कहीं हमें ही नुकसान होगा, तो जिससे हम अगर कुछ हासिल करना चाहते हैं तो वो नहीं कर पाएंगे। इस वजह से भारतीयों को उच्च पदों से वंचित रखा गया। उसके बाद में आता है आर्थिक कारण। अब आर्थिक कारण क्या क्या थे वो देखते हैं। भारतीय उद्योग को नष्ट करने की ब्रिटिश नीति थी। क्या था? भारतीय उद्योगों को नष्ट करना था, वो नीति थी एक। भूमि सुधार के नाम पर शोषण था, मतलब कि भूमि सुधार करना है, उस नाम पर नए नए कार्य बताए जा रहे थे और जिसकी वजह से उनका शोषण किया जा रहा था। फिर था सामाजिक एवं धार्मिक कारण। सामाजिक एवं धार्मिक कारण। आप हमारे यूट्यूब चैनल और टेलीग्राम चैनल में जुड़ सकते हैं। यस एकेडमी सूरत लिख के आप इसमें
जुड़ सकते हैं। सामाजिक व धार्मिक कारण। अब सामाजिक और धार्मिक कारण में सब अलग अलग देखने को मिलता है हमें। तो देखें, सामाजिक व धार्मिक कारण, सती प्रथा, कन्यावध तथा बाल विवाह पर निषेध कहीं ना कहीं उसे रोका जा रहा था, जो एक तरह से हम कह सकते हैं कि सही भी था, लेकिन बहुत सारे भारतीय संस्कृति के हिसाब से वो गलत था। इसलिए भारतीयों के साथ अपमानजनक व्यवहार हो रहा था। 1813 की बात है, चार्टर्ड एक्ट के दौरान ईसाई मिशनियों के धर्म प्रचार की अनुमति मिल गई। अब देखो, भारत में ईसाई धर्म का कहीं भी चलन नहीं था, लेकिन 1813 में चार्टर्ड एक्ट के द्वारा इसका प्रचार करने का बता दिया गया। फिर 1850 का धार्मिक नियोक्ता अधिनियम आया। पूछा जा सकता है कि 1850 में धार्मिक नियोक्ता अधिनियम कब आया था? तो 1850 में। उसके बाद में है सैनिक कारण। देखिए, ये 1857 का जो आंदोलन हुआ था, यह आंदोलन सब अलग अलग तरह के विचारों के द्वारा ये शुरू किया गया था। सब अलग अलग विचारों मतलब कि कहीं राजनीतिक कारणों की वजह से, कहीं शोषण की वजह से, कहीं सैनिक कारणों से वजह से, तो सबने अपनी अपनी तरह से ये विरोध किया और जिसका मौका मिला 1857 में। ठीक है, आगे देखते हैं। सैनिक कारण में भारतीय जितने सैनिक थे उनको कम वेतन मिलता था और जो अंग्रेज सैनिक थे उनको ज़्यादा वेतन मिलता था। फिर 1854 के डाकघर अधिनियम, क्या है? डाकघर अधिनियम के द्वारा सैनिकों को निःशुल्क डाक व्यवस्था का जो निःशुल्क था, अपने घरों में खत फ्री में भेजा जा सकता था, उसे बंद करवा दिया गया। कब बंद करवाया? तो याद रखिएगा 1854 में। सेना में समुद्र पार, याद रखिएगा, समुद्र पार सेवा की अनिवार्यता कर दी गई थी। मतलब कि आप अगर भारतीय हैं तो आपको भारत से बाहर समुद्र पार भी सेना आपको सेवा देनी होगी। अगर कहीं युद्ध हो रहा है तो जाना होगा, ये कंपलसरी कर दिया गया था। इस वजह से सैनिक 2-3 कारणों की वजह से सैनिकों ने विद्रोह किया। फिर तात्कालीन कारण, मतलब कुछ तुरंत ही कुछ इमरजेंसी ऐसे हो गई कि जिसके वजह कारण पैदा हुए और ये शुरू हो गया। तो देखिए, कुछ कारण है। ब्राउन बेस राइफल के स्थान पर एनफील्ड राइफल, याद रखिएगा, एनफील्ड राइफल लगाना, जिससे ये इस्तेमाल में ला दिया गया था। ब्राउन राइफल जो थी उसकी जगह एनफील्ड राइफल का इस्तेमाल करने की परमिशन दी गई, कंपलसरी कर दिया गया। और कहा जाता है कि जिसमें चर्बी वाले कारतूस का उपयोग होता था, इस वजह से ये कहीं ना कहीं विद्रोह तात्कालिक हो गया। फिर क्रांति के समय भारत का गवर्नर, अब देखो 1857, कौन सी क्रांति की बात कर रहे हैं? तो 1857 की बात हो रही है। 1857 की क्रांति के समय में भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग। कई बार सवाल पूछा जा चुका है, तो याद रखिएगा लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, आगे देखते हैं विद्रोह की योजना। अब ये एक चीज याद रखिएगा कि विद्रोह की योजना कहाँ बनाई गई? लंदन में। नाना साहेब के सलाहकार अजीमुल्ला खां तथा सतारा के सलाहकार रंगोजी रावजी बापूजी ने बनाई थी। मतलब याद रखिएगा कि नाना साहब के सलाहकार 2 थे, इन दोनों ने लंदन में बनाई थी और जिसका कहाँ होना था विरोध? भारत में। तो किसके सलाहकार ने लंदन में बनाई थी? नाना साहब के सलाहकारों ने। अब ये जो क्रांति शुरू करनी थी तो इसकी एक तारीख निर्धारित की गई थी, 31 मई 1857 को का दिन चुना गया था। लेकिन हुआ ये
कि ये हो ना सका, उसके पहले ही मंगल पांडे द्वारा इसकी शुरुआत हो गई, क्योंकि कुछ ऐसे कारण बन गए कि जो 31 मई 1857 को करना था वो ना हो पाया। अब विद्रोह का प्रतीक कई बार पूछा जा चुका है, रोटी और कमल। तो 1857 की जो क्रांति 31 मई 1857 को नाना साहेब के द्वारा शुरू की जानी थी, उसका प्रतीक बनाया गया था रोटी और कमल। ये याद रखिएगा, पूछे जा चुके हैं। आगे देखते हैं। अब देखिए तारीख क्या है, 31 मई बताई गई है, लेकिन यहाँ हुआ क्या है, 29 मार्च। एक याद रखिएगा कि 31 मई 1857 को जो तारीख में विद्रोह होना था, उसकी जगह में 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे द्वारा बैरकपुर छावनी में लेफ्टिनेंट बाग का सुसन को गोली मार दी। सुसन को गोली मार दी, किसने मार दी? मंगल पांडे ने। और वहीं से 1857 की क्रांति की शुरुआत हो गई, जो ये समझो कि 2 महीने पहले ही शुरुआत हो गई। फिर 10 मई को मेरठ छावनी में विद्रोह हुआ। कब हुआ? 10 मई को। ये जो बैरकपुर छावनी है ये बिहार में है, याद रखिएगा। 12 मई को विद्रोहियों ने दिल्ली पर कब्जा कर लिया। ये सीक्वेंस, इतिहास हमेशा सीक्वेंस में पढ़ा जा रहा है। तो 10 तारीख को ये हुआ, 12 तारीख को ये हुआ। जो मेजर पॉइंट हैं जो पूछे जाते हैं, हम आपको वही बता रहे हैं, जिससे आप अपनी नोट्स बुक में अच्छी तरह से लिख सकते हैं। और या तो 2 से 3 बार वीडियो अगर देखेंगे तो आपको आराम से ये याद रह जाएगा। विद्रोहियों ने दिल्ली पर कब्जा कर लिया और वहाँ के जो शासक थे मुगल सल्तनत के, बहादुर शाह जफर, उनका नाम है मिर्जा अबू जफर सिराजुद्दीन, को क्रांति का नेता घोषित कर दिया गया। ठीक है, आगे देखते हैं। जनरल बख्त खान बहादुर खां को दिल्ली का सूबेदार नियुक्त किया गया। इन्हें गुलेखंड बरेली में इन्होंने बगावत की थी, इसलिए उनको दिल्ली का सूबेदार बना दिया गया। आगे देखते हैं। 1857 की क्रांति के समय मिर्जा गालिब दिल्ली में ही थे। आपसे एक सवाल पूछ लिया जाए कि 1857 की जब क्रांति हो रही थी तो मिर्जा गालिब कहाँ पर थे? तो दिल्ली अभियान में ब्रिटिश सेनापति हडसन व निकोलस थे। याद रखिएगा, दिल्ली अभियान जब हुआ, 1857 की बात हो रही है, क्योंकि क्रांतिकारियों ने दिल्ली में कब्जा कर लिया, तो उसे वापस लेने के लिए अंग्रेज शांत तो बैठेंगे नहीं। तो दिल्ली अभियान में ब्रिटिश सेनापति हडसन व निकोलस थे, याद रखिएगा। फिर 3 सितंबर 1857 को अंग्रेजों ने दिल्ली पर पुनः अधिकार किया। कब किया? दिल्ली पर पुनः अधिकार अंग्रेजों द्वारा 3 सितंबर 1857, डेट भी याद रखना है। बहादुर शाह जफर को हुमायूं के मकबरे से गिरफ्तार किया गया। कहाँ पे गिरफ्तार किया गया? तो हुमायूं का मकबरा जहाँ बनाया गया था वहाँ से गिरफ्तार किया गया। और जफर को, याद रखिएगा, जफर को अंधा करके बेगम जीनत महल के साथ रंगून में भेज दिया गया। बेगम जीनत महल के साथ रंगून में भेज दिया गया, जहां 1862 में, कब? 1862 में रंगून में बहादुर शाह जफर की मृत्यु हो गई थी। ये याद रखिएगा, ठीक है। तो अभी तक के हम जो कारण देखे कि किस किस तरह से कारण थे, अब उनमें शामिल जो क्रांतिकारी शामिल हुए थे अपनी अपनी वजहों से, उन सब की बात करते हैं। तो इनमें सबसे पहले है लक्ष्मीबाई।
जिनका अन्य नाम है मणिकर्णिका, मनु, छबीली, महलपरी, ये नाम है। झांसी के राजा गंगाधर राव के साथ इनका विवाह हुआ था और इसके बाद ही इनका नाम था लक्ष्मीबाई हुआ था। तो इसके पहले के 4 नाम आपके सामने हैं और शादी के बाद इनका नाम क्या हो गया था? लक्ष्मीबाई। आगे देखते हैं, लक्ष्मीबाई ने अपने दत्तक पुत्र, देखो लक्ष्मीबाई ने अपने दत्तक पुत्र दामोदर राव को झांसी का राजा घोषित कर दिया था। और अंग्रेजों की नीति कुछ अलग ही थी, वो चाहते थे कि हम यहाँ कब्जा कर लिया जाए और रानी लक्ष्मीबाई ने ये होने नहीं दिया। दामोदर राव को झांसी का राजा घोषित कर लिया गया, झांसी का राजा घोषित कर दिया गया। जून 1857 में लक्ष्मीबाई जनरल हुरोज से लड़ते हुए शहीद हुई। तो याद रखिएगा कि अगर पूछा जाए कि 1857 की क्रांति में लक्ष्मीबाई का निधन हुआ तो किनके साथ लड़ाई करते हुए उनका निधन हुआ, तो जनरल हुरोज, ये याद रखिएगा। हुरोज ने लक्ष्मीबाई को क्या कहा था? तो हुरोज ने लक्ष्मीबाई को कहा था अकेली मर्द, मतलब कि उसे मर्द की संज्ञा किसने दी थी? हुरोजो, जिन्होंने अकेले ही अंग्रेजों से सामना किया। लक्ष्मीबाई तथा तात्या टोपे की आर्थिक सहायता बीकानेर के अमरचंद्र बढ़िया ने की थी। बहुत कम पूछा जाता है, लेकिन याद रखिएगा कि लक्ष्मीबाई की और तात्या टोपे की आर्थिक सहायता किसने की? तो बीकानेर के अमरचंद्र बढ़िया ने। इसमें ग्वालियर राजकोष का धन दिया गया उनको, कि ग्वालियर का जो राजकोष था वो दिया गया कि जो आप ये राजकोष लीजिए और अंग्रेजों से लड़ने के लिए काफ़ी रहेगा। आगे देखते हैं, अमरचंद 1857 की क्रांति के समय फांसी में चढ़ने वाले प्रथम व्यक्ति थे। ये एक सवाल खूब इम्पोर्टेंट बन जाता है कि 1857 की क्रांति में किसी को फांसी नहीं दी गई थी, लेकिन शुरुआत किनके द्वारा हुई? तो अमरचंद्र द्वारा, जिन्हें फांसी चढ़ाया गया था। अमरचंद्र को 1857 का भामाशाह कहा गया था। क्या कहा गया था? भामाशाह। आगे देखते हैं, तात्या टोप, मूल नाम रामचंद्र पांडुरंग। तात्या का अर्थ होता है बड़ा भाई। यह नाना साहेब का सेनापति था। किसका सेनापति था? नाना साहेब का सेनापति था तात्या टोपे। यह अलीनगर के युद्ध में चार्ल्स नेपियर से पराजित होकर राजस्थान आया था। किससे पराजित होकर? तो चार्ल्स नेपियर से पराजित होकर ये राजस्थान आ गए थे। इनका जन्म 1814 में पटौड़ी, कहाँ पे है? पतौड़ा, महाराष्ट्र, और 1859 में शिवपुर, कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में फांसी दी गई थी, को फांसी दी गई थी। अब आगे देखते हैं, नाना साहेब, मूल नाम धोधूपंत। नाना साहेब आपको पता है 31 मई 1857 को विद्रोह करना था, जो पहले ही शुरू हो गया था 29 मार्च को ही। तो नाना साहेब बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र थे। डेलहाउजी ने इनकी पेंशन बंद कर दी थी। देखो, कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि नाना साहेब ने जो विद्रोह किया वो अपनी पेंशन बंद होने की वजह से किया, सैनिकों ने अपनी वजह से किया, जो किसान थोड़े बहुत जुड़े थे उन्होंने किया। देखो, यहाँ जमींदार और ये लोग नहीं जुड़े थे, ठीक है? तो बहुत सारे लोग अब नहीं जुड़े और जो जुड़े हैं वो अपनी अपनी वजहों से जुड़े थे। नाना साहेब ने कानपुर में विद्रोह शुरू किया। कहाँ पे? तो याद रखिएगा कि नाना साहेब ने कानपुर में विद्रोह शुरू किया था, जैसे रानी लक्ष्मीबाई ने झांसी में। नाना साहेब कैम्पबेल तथा हैवलॉक से पराजित होकर नेपाल चले गए थे।
किन 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 से पराजित होकर? तो ये 2 लोगों से पराजित होकर नेपाल चले गए थे। नाना साहेब ने अपनी पेंशन वापस प्राप्त करने के लिए, देखो, अपनी पेंशन वापस प्राप्त करने के लिए मैं बता रहे हैं कि सभी जितने भी जुड़े थे वो अपनी कुछ ना कुछ वजहों से जुड़े थे। महारानी विक्टोरिया के पास अपने सलाहकार अजीमुल्ला खां, किनको? अजीमुल्ला खां को अपना वकील नियुक्त करके भेजा गया था कि हमारी पेंशन शुरू कराई जाए। अजीमुल्ला खां ने फ्रांस अजीमुल्ला खां ने फ्रांस, इटली, रूस की यात्रा करके क्रांति के लिए मदद मांगी थी। अब देखिए, वो क्रांति भारत से अंग्रेजों को भगाने की थी या पेंशन वापस लेने की थी, ये क्लियर नहीं बताया गया है, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि 1857 की क्रांति अंग्रेजों को भगाने के उद्देश्य से थी, ये कह सकते हैं। फिर आगे देखते हैं बेगम हजरत महल। बेगम हजरत महल यह अवध के नवाब वाजिद अली शाह की पत्नी थी। डेलहौजी ने जेम्स आउटम की रिपोर्ट के अनुसार के आधार पर वाजिद अली शाह को कलकत्ता निर्वासित कर अवध पर अधिकार कर लिया। मतलब उन्हें कलकत्ता भेज दिया गया और अवध पर डेलहौजी ने अधिकार प्राप्त कर लिया, मतलब कब्जा कर लिया। बेगम हजरत महल ने लखनऊ पर अधिकार कर अपने पुत्र विराजिस कादर मतलब कुद्र को अवध का शासक घोषित कर दिया। आगे देखते हैं, बेगम हजरत महल कैपलेज से पराजित होकर नेपाल भाग गई थी। तो किससे पराजित होकर भाग गई थी? बेगम हजरत महल कैप बेल से पराजित होकर नेपाल भाग गई थी, अपना शासन वगैरह सब कुछ छोड़ के। नेपाल में 7 अप्रैल 1879 को बेगम हजरत महल की मृत्यु हो गई। कहाँ पर हुई थी? तो नेपाल में, याद रखिएगा। आगे देखते हैं, मौलवी अहमदुल्ला, ये खूब जाने माने और कहीं ना कहीं बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं क्रांतिकारी में। फैजाबाद यूपी, कहाँ पर? फैजाबाद यूपी में शहर के काजी मौलवी अहमदुल्ला ने विद्रोह किया तथा अंग्रेजों के विरुद्ध जिहाद का नारा लगाया। क्या नारा लगाया? जिहाद का नारा लगाया। इन्होंने 1857 का राष्ट्र संत कहा गया है। क्या कहा गया? 1857 का राष्ट्र संत। एक याद रखिएगा कि आपसे पूछा जाए कि 1857 का संत या राष्ट्रीय संत किसे कहा गया है, तो मौलवी अहमदुल्ला को कहा गया है। अंग्रेजों ने इनको जिंदा या मुर्दा पकड़ने के लिए 50,000 का इनाम रखा गया था। कौन से साल में? 1857 के साल में एक इंसान को पकड़ने के लिए 50,000 का इनाम रखा जा रहा है अंग्रेजों के द्वारा। और देखिए, आज के समय में अगर किसी बदमाश को या किसी को पकड़ना है तो सरकार 2,000, 10,000, 5,000 और ज़्यादा से ज़्यादा 1 लाख, 5 लाख तक देती है। अगर उसे पकड़ने के लिए सरकार, हम अपने हिसाब से अगर बोलें कि सरकार अगर 1 करोड़ 2 करोड़ का इनाम रख दिया जाए, तो याद रखिए पकड़ने वाले, ढूंढने वाले इतने सारे बढ़ जाएंगे कि 1-2 करोड़ रुपये वो आराम से पाने के चक्कर में बता देंगे पता। तो ये सरकार को समझना चाहिए कि हम छोटी छोटी कीमत, करोड़ों का घोटाला या घपला कर रहे हैं, उनकी जगह अगर हम इन्हें पकड़ने में करोड़ों का इनाम रख दिया जाए तो बहुत अच्छा रहता है। आगे देखते हैं, सूबेदार दिलीप सिंह बंगाल रेजिमेंट ने फैजाबाद जेल पर हमला करके मौलवी अहमदुल्ला को रिहा करवा दिया। अब देखो, बंगाल
रेजिमेंट के दिलीप सिंह हैं सूबेदार। तो पहले तो इन्हें पकड़ लिया गया 50,000 इनाम रख के। अब इन्हें जेल में कैदी बना दिया गया। तो सूबेदार दिलीप सिंह बंगाल रेजिमेंट के जो थे, उन्होंने क्या किया कि इन मौलवी साहब को उसने रिहा करवा लिया किसी भी तरह से। 1858 में पुवाया में लड़ते हुए मौलवी अहमदुल्ला की मृत्यु हो गई। 1858 में पुवाया, याद रखिएगा कि इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी, पुवाया में। इनके युद्ध कौशल की तारीफ अंग्रेजों ने भी की थी। मतलब कि ये इतने अच्छे और बहादुर इंसान थे कि इनके युद्ध कौशल की तारीफ अंग्रेजों ने भी की थी। इसलिए जन्म मद्रास के चीनापट्टन में हुआ था। कहाँ हुआ था? चीनापट्टन में। अब एक महत्वपूर्ण शख्स आ रहे हैं, कुंवर सिंह। कुंवर सिंह, इनका भी बहुत बड़ा योगदान है 1857 की क्रांति में। यह जगदीशपुर आरा, कहाँ पे है? बिहार के क्या थे? ठाकुर थे। इन्हें बिहार का सिंह, याद रखिएगा, आपसे अगर पूछा जाए कि बिहार का सिंह किसे कहा जाता है, तो बिहार का सिंह कुंवर सिंह को कहा जाता है, ये याद रखिएगा। बिहार का सिंह तथा वृद्ध सिंह, ये देखो, बिहार का सिंह या तो वृद्ध सिंह नाम की संज्ञा दी गई है, आप ये दोनों याद रखिएगा। यह जगदीशपुर के उज्जैनिया राजपूत घराने से के ठाकुर थे। इन्होंने 80 वर्ष की उम्र में अंग्रेजों से बगावत की। याद रखिएगा, यहाँ 30, 40, 50 साल की उम्र में कोई बगावत बहुत कम लोग कर पाते हैं, जबकि ये 80 साल की उम्र में इन्होंने बगावत की। आगे, यह आयर तथा टेलर की सेना से पराजित हुए थे। ये दो सेना के से पराजित हुए थे। 1966 में इनके नाम पर डाक टिकट जारी किया गया था और मृत्यु इनकी हुई थी जगदीशपुर में। कहाँ पे हुई थी? जगदीशपुर आरा, बिहार में हुई थी। तो 1966 में इनकी एक डाक टिकट जारी की गई थी, ये याद रखिएगा। फिर आगे आते हैं लियाकत अली। इनके इलाहाबाद में विद्रोह किया, इन्होंने इलाहाबाद में विद्रोह किया। कर्नल नील ने विद्रोह करने वाले भारतीय हिंदू सैनिकों को दफन करा दिया। देखो क्या बोला, हिंदू सैनिकों को दफन करा दिया तथा मुस्लिम सैनिकों को जलवा दिया। देखो उल्टा किया। कर्नल नील ने क्या किया कि जिनको दफनाया जाता है, मुस्लिम समुदाय की बात करी जाए तो मुस्लिम सैनिकों को जिंदा जलवा दिया गया और हिंदुओं को दफन करवाया गया। ये एक शुरू करी। तो कहीं ना कहीं क्रांति में कोई ना कोई छोटी छोटी वजह बहुत बड़ा रूप ले ली है और जिसके वजह से ये बढ़ता गया है। 1857 की क्रांति का परिणाम क्या आया? तो देखो, परिणाम बहुत ही दुखद था। ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हुआ और ब्रिटिश ताज का शासन शुरू हुआ। विक्टोरिया को भारत की महारानी घोषित कर दिया गया, जो ब्रिटेन में ही थी। कैनिंग का ब्रिटिश भारत का पहला वाइसरॉय नियुक्त किया गया। कैनिंग, याद रखिएगा। फिर आगे देखते हैं, रियासतों के विलय की नीति, जो नीति बनाई गई थी वो त्याग कर दी गई। अंग्रेजों ने अब एक नया डिवाइड एंड रूल्स, डिवाइड करो और रूल्स बनाओ, डिवाइड एंड रूल्स की नीति अपनाना शुरू कर दिया, जिसमें अंग्रेज और भी खराब परिस्थिति करना शुरू कर दिया था भारतीयों के ऊपर। और ये 100 साल का समय, 1857 से 1947 तक का जो समय है, उसमें भारत को बहुत नुकसान हुआ। सोने की चिड़िया कही जाने वाला भारत एकदम कंगाल हो गया था, ये डिवाइड एंड रूल्स के वजह से। और आज भी कहीं ना कहीं डिवाइड एंड रूल्स का उपयोग किया जा रहा है और जिसकी वजह से हिंदू मुस्लिमों में ये लड़ाई हो रही है। और हिंदू मुस्लिमों में नहीं,
हिंदू हिंदू में भी लड़ाई हो रही है कास्ट को लेकर, और मुस्लिमों में भी लड़ाई हो रही है आपस में। अंग्रेजों ने क्रांतिकारियों का स्थान देने वाली जातियों को गैर सैनिक वर्ग में रखा। मतलब अंग्रेजों के क्रांतिकारियों का साथ देने वाली जाति जो जाति थी उनको गैर सैनिक वर्ग में रखा गया। मतलब उन्हें सैनिक कहा जाएगा लेकिन गैर सैनिक रखा गया। आगे, क्रांति के बाद पील कमीशन, ये याद रखिएगा। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और अंत तक वीडियो देखिएगा। बहुत सारे आपने कहीं ना कहीं से अगर पढ़ा होगा तो एक रिवीजन के तौर पर आप इसे 2 की स्पीड में भी आप सुन सकते हैं और अपना रिमाइंड कर सकते हैं। तो क्रांति के बाद पील कमीशन की सिफारिश पर ब्रिटिश सेना ने भारतीय तथा यूरोप सैनिक, क्या बोलते हैं, भारतीय तथा यूरोप सैनिक को अनुपात में बदला। अब ये क्या अनुपात था ये आपको याद रखना है। तो पहले क्या था कि 5 भारतीयों के बीच में 1 अंग्रेज सैनिक रहता था। जो बंगाल में क्या कर दिया गया, बंगाल में 2 सैनिक भारतीय होंगे तो 1 सैनिक अंग्रेज होगा, मतलब 2/1। और यही बॉम्बे में 3/1 कर दिया, मतलब कि 3 सैनिक भारतीय होंगे तो 1 सैनिक अंग्रेज होगा। इस तरह कर दिया गया था। इसीलिए कहा जाता है कि अंग्रेज जब भारत आए थे तो 3000 सेना लेके आए, 300 या 3000 सैनिक लेके आए थे आदमी, और पूरे भारत में कब्जा कर लिया था। क्यों? क्योंकि भारतीय जो लोग थे उन्हीं को सैनिक बना बना के उनको आगे कर करके वो आगे बढ़ते गए। आगे, भारतीयों के धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप की नीति त्याग दी गई, क्योंकि धार्मिक मामलों में जब भी हस्तक्षेप करते थे तो अंग्रेजों को कहीं ना कहीं नुकसान होता था, इस वजह से उसे त्याग दिया गया। अब ये जो क्रांति हुई, इस क्रांति के ऊपर से बहुत सारी किताबें लिखी गई। इन किताबों का कुछ ना कुछ नाम है, सब ने अलग अलग अपने अपनी तरह से नाम दिया गया है। तो हम वो नाम को जरा पढ़ते हैं, आप ध्यान रखिए। यूडी सावरकर ने द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंट नाम से किताब। फिर बाद में है अशोक मेहता द ग्रेट रेबेलियन। तीसरा है एसएन सेन 1857, ठीक है, और आरसी मजूमदार। इस तरह 4 किताबें जो देखने को मिलती हैं हमें। आगे देखते हैं क्रांति का स्वरूप। लास्ट में हम ये जितना भी हम पढ़ रहे हैं उसका क्वेश्चन आंसर भी करेंगे। क्रांति का स्वरूप, तो सबने अपनी अपनी तरीके से क्रांति के स्वरूप को डिवाइड कर दिया। अब देखो, सैनिक विद्रोह को क्या कहा गया? सैनिक विद्रोह जो था उनको किसने कहा? लॉरेंस सिले, टीआर हॉल्स और सर सैयद अहमद खान ने सैनिक विद्रोह बताया, जो 1857 की क्रांति थी। राष्ट्रीय विद्रोह जो की संज्ञा किसने दी? तो डिजिलराइल और अशोक मेहता ने ये राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी। बाद में सभ्यता तथा बर्बरता के बीच युद्ध, ये टीआर होम्स ने कहा। कट्टरपंथियों का ईसाई के विरुद्ध षड्यंत्र, ये रिज ने कहा। फिर हिंदू व मुस्लिमों का षड्यंत्र आउटम और टेलर ने कहा था। और प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, ये कितने? वीडी सावरकर ने कहा था कि ये प्रथम स्वतंत्रता संग्राम है। ये किसने कहा? वीडी सावरकर साहब ने। एसएन सेन ने कहा है सरकारी इतिहासकार के अनुसार, यद्यपि इन्हें राष्ट्रीय संग्राम नहीं कहा जा सकता, किंतु इसे विद्रोह कहना भी गलत होगा, क्योंकि यह केवल सैनिक तथा तक सीमित नहीं था। इसलिए आरसी मजूमदार ने कहा यह ना तो प्रथम था, ना ही राष्ट्रीय, ना ही स्वतंत्रता संग्राम थी। और कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि ये कोई प्रथम भी नहीं था
क्योंकि बहुत सारे होने वाले थे और हुए भी थे। ये कोई राष्ट्रीय विद्रोह नहीं था और ना ही ये स्वतंत्रता संग्राम का विद्रोह था कि हमें आज़ादी चाहिए, आप जाओ यहाँ से, भारत छोड़ो आंदोलन शुरू, ये कुछ नहीं था। सब अपने अपने तरीके से जो उनके साथ बीती थी उसके विरोध में था। ना कोई नेता था, ना कोई जमींदार, ना कोई एक लीडर था जो पूरे भारत को कंट्रोल कर सके और भारत को कंट्रोल करके ये युद्ध लड़, एक नीति के अनुसार लड़ सके। इस वजह से ये कहीं ना कहीं विफल हुआ। चलिए तो अब शुरू करते हैं हम क्वेश्चन आंसर, बहुत जल्दी ही पूरा हो जाएगा। तो देखिए 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया? जब जब पूछा गया है, कई बार पूछा गया, उसकी डिटेल्स हैं आपके सामने, वो आप देखते रहिएगा। तो ये किसने? कुंवर सिंह। कुंवर सिंह ने बिहार से विद्रोह शुरू किया था। जगदीशपुर के किस व्यक्ति ने 1857 के विप्लव में क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया? तो कौन है? कुंवर सिंह। बिहार का कुंवर सिंह का नाम खास याद रखिएगा, कहीं ना कहीं घूम फिरा के सवाल पूछा जा रहा है। ये 2008 में पूछा गया था बीपीएससी में। फिर जगदीशपुर के राजा थे, तो जगदीशपुर के राजा थे कुंवर सिंह, 1999 में पूछा गया। आगे पटना के 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के नेता कौन थे? अब सिंपल है, पटना के, बिहार आ गया तो कुंवर सिंह, 1999। 2 सवाल पूछे गए 1999 में, इसके पहले भी देखो 43वें में घुमा फिरा के पूछ लिया गया। आगे निम्नलिखित में से कौन असम में 1857 की क्रांतिकारी का नेता था? तो दीवान मनीराम दत्त, 2007 में पूछा गया, यूपीपीसीएस मेंस में पूछा गया था। असम में 1857 की क्रांति के समय वह दीवान मनीराम दत्त ने वहां के अंतिम राजा के पौत्र कंदेश्वर सिंह को राजा घोषित करके विद्रोह की शुरुआत की थी। आगे देखते हैं 1857 के विद्रोह का बिहार में 15 जुलाई 1857 से 20 जनवरी 1858 तक का केंद्र क्या बना था? तो जगदीशपुर कुंवर सिंह के नेतृत्व में, कुंवर सिंह के नेतृत्व में हम ये कह सकते हैं। ये देखिए कुंवर सिंह के नेतृत्व में, जमींदार थे। 1857 की क्रांति में अंग्रेजों व जोधपुर की संयुक्त सेना को पराजित करने वाला कौन था? तो देखो आउवा के ठाकुर कुंवर सिंह आरएस 1993 में पूछा गया था। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल राजस्थान में 1857 की क्रांति का केंद्र नहीं था? तो केंद्र कौन सा नहीं था? वो नहीं था जयपुर। जयपुर को कहीं भी बताया नहीं गया है कि केंद्र था कि नहीं था। ठीक है, आगे देखते हैं निम्नलिखित में से किसने 1857 में अंग्रेजों से संघर्ष किया? 1857 में अंग्रेजों से संघर्ष किया किसने किया? अब देखो यहां बहुत सारे नाम हैं, ठीक है, लेकिन यहां नाम एक आ रहा है शहादत खां। 2000 में एमपीपीसीएस में पूछा गया था सवाल। आगे देखते हैं निम्नलिखित में से कौन 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था? अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन मैंने आपको बताया था कि याद रखिएगा, मौलवी अहमदुल्ला शाह अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन। 2001 में बीपीएससी में पूछा गया है, 2001 में। ये इस तरह बहुत सारे क्वेश्चन आंसर हैं जो आते हैं। आगे देखते हैं 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? तो किस उर्दू कवि ने देखा था? तो हमने बताया था गालिब।
ठीक है। सायरो में 1857 के विद्रोह को मिर्जा गालिब ने स्वयं अपनी आंखों से देखा था। तो उर्दू कवि कौन था? गालिब। सुप्रसिद्ध उर्दू शायर मिर्जा गालिब का मूल निवास कहाँ था? तो आगरा था। याद रखिएगा, क्या था? आगरा। आगे देखते हैं, आज़ादी की पहली लड़ाई। आज़ादी की पहली लड़ाई 1857 में किसने भाग नहीं लिया? किसने भाग नहीं लिया? तो याद रखिएगा, भगत सिंह ने। देखो, तात्या टोपे ने लिया था, रानी लक्ष्मीबाई ने लिया था, बहादुर शाह जफर मुगल सल्तनत के आखिरी सम्राट थे, उन्होंने लिया था, जिनको रंगून में अंधा करके छोड़ दिया था। तो आखिरी में कौन था? भगत सिंह। जो भगत सिंह नहीं जुड़े थे, जो 2000 की साल में पूछा गया, उसके बाद भी कई बार पूछा जा चुका है। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में किस राजवंश ने अंग्रेजों की सर्वाधिक सहायता की? देखो, अंग्रेज 1857 की क्रांति में एक ही नाम याद आता है जिन्होंने अंग्रेजों का विरोध न करके अंग्रेजों की सहायता की थी, और ये एक ही नाम आता है, ग्वालियर के सिंधिया। ठीक है, ये याद रखिएगा। आगे देखते हैं, भारत में शिक्षित मध्यम वर्ग ने क्या किया? तो 1857 के विद्रोह से तटस्थता बनाई रखी। मतलब 1857 में शिक्षित वर्ग जो था वो शांत बैठा रहा, उसमें से कोई आगे नहीं आया कि हम इसमें कुछ जोड़ तोड़ करा जाए। और ये यूपीपीसीएस 1998 में पूछा गया था। निम्नलिखित वर्गों में किसने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया? निम्नलिखित वर्गों में किसने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया था? तो देखिए, डी आएगा। डी में कौन कौन है? एक तो साहूकार और जमींदार। ये भी कहीं ना कहीं जुड़ गए होते तो एक जमीनी स्तर पर बहुत बड़ा विद्रोह हो गया होता, और कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि 1857 की क्रांति कहीं ना कहीं आखिरी होती और भारत स्वतंत्र 1857 में ही हो गया होता। ठीक है, आगे, निम्नलिखित में कौन सा एक क्षेत्र 1857 के विद्रोह में प्रभावित नहीं था? तो प्रभावित नहीं था तो राजस्थान का ही नाम आएगा, चित्तौड़, जो आईएएस 2005 और उत्तराखंड पीसीएस मेंस 2006 में पूछा जा चुका है। ये जितने भी सवाल हैं आपके सामने, ये पूछे जा चुके हैं। 1857 की क्रांति से कई बार सवाल पूछता है, तो याद रखिएगा, अच्छी तरह से पूरा वीडियो देखिएगा। 1857 के विद्रोह से बिहार का कौन सा भाग अप्रभावित रहा? मतलब वहाँ कुछ हुआ ही नहीं। तो एक ही है, बी ऑप्शन, मुंगेर। दानापुर आया था, आरा आ गया था, पटना आ गया था, मुजफ्फरपुर आ गया था। ये कहीं ना कहीं मेन था। सूची 1 को सूची 2 से जोड़िए। 1857 के विप्लव के नायक है तो बख्त खां। तो बख्त खां का संबंध सीधा दिल्ली से है, याद रखिएगा। फिर मौलवी अहमदुल्ला, आपको याद होगा, मौलवी अहमदुल्ला अवध के थे। फिर बाद में कुंवर सिंह, आरा, बिहार, पटना, और नाना साहब, ये कानपुर के थे। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ये याद रखिएगा, जो पीसीएस 2014 छत्तीसगढ़ पीसीएस 2014 में पूछा जा चुका है। फिर आगे, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? भारत का गवर्नर जनरल देखो, 2005, 1990, 2012, 2013 में छत्तीसगढ़, पीसीएस, फिर एआरओ यूपी आरओ मेंस में पूछा जा चुका है। तो भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग। विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था, याद रखिएगा, जो 1856 से 1862 तक
ये साथ में थे। ठीक है, आगे देखते हैं। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल, अभी आपको बताया लॉर्ड कैनिंग था। उत्तराखंड पीसीएस 2016 में पूछा गया था। सिपाही विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल, अब सिपाही विद्रोह 18 तो लॉर्ड कैनिंग ही होगा। आईएएस में पूछा गया 2006 में। भारत की कोई भी परीक्षा दीजिए, 1857 की क्रांति, आधुनिक भारत का इतिहास पूछा जाता है, अच्छी तरह से पूछा जाता है, तो आपको इसे बहुत ही अच्छी तरह से पढ़ना भी है और समझना भी है। 1857 के विद्रोह के समय बैरकपुर छावनी में कौन ब्रिटिश कमांडिंग ऑफिसर था? तो हेरसे। कौन था? हेरसे। 2014 में पूछा गया है यूपीपीसीएस में। फिर आगे देखते हैं, 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? इमरजेंसी आपातकालीन मुख्यालय इलाहाबाद को बात हो रही है, तो लॉर्ड कैनिंग ने बनाया था, जो 2005 में यूपीपीसीएस में पूछा गया है। फिर आगे देखते हैं, 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री, याद रखिएगा पूछा जा चुका है और पूछा जाता है कि 1857 की जब क्रांति हुई थी तो ब्रिटिश में प्रधानमंत्री कौन थे? यूपीपीसीएस 1991 में तो प्रधानमंत्री थे पाल्मस्टन। जिस समय भारत में 1857 की क्रांति हुई, ब्रिटेन में पाल्मस्टन ब्रिटेन के प्रधानमंत्री था। उनका कार्यकाल 1855 से 1858 तक था। इसलिए आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से किसका नाम 1857 के विद्रोह में नहीं जुड़ा? किसका नाम नहीं जुड़ा है? तो देखो, कर्नल सेंट लेगर, कर्नल वेलेस और लेफ्टिनेंट कर्नल मिंग, मतलब ऑप्शन आएगा डी। इनमें से तीनों में से किसी का नहीं जुड़ा गया था। आगे देखते हैं, 1857 का विद्रोह मुख्य किस कारण से असफल रहा? पूछा जा चुका है, किस कारण से असफल रहा, बीपीएससी में पूछा गया है। तो याद रखिएगा, किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी की वजह से। मैंने आगे आपको बताया कि ना कोई एक नेता था ऐसा कि पूरे सबको संगठन कर सके, कोई योजना नहीं थी कि हमें कैसे अंग्रेजों से लड़ना है। इसीलिए अंग्रेजों ने एक योजना बना के एक तरफ से सबको अपनी अपनी तरफ से पीछे खदेड़ दिया। आगे देखते हैं, आधुनिक इतिहासकार जिसने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा, ये कौन है? तो वीडी सावरकर जी ने। एमपीपीसीएस 2008, 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई किसने कहा? वीडी सावरकर जी ने, जिनकी बुक का नाम क्या था? द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857। 1857 के संग्राम को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का नाम किसने दिया? प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का नाम वीडी सावरकर ने दिया। आगे देखते हैं, भारत स्वाधीनता आंदोलन का सहकारी इतिहासकार एस.एन. सेन। याद रखिएगा, एक ही नाम ही आपको पूरे 57 की क्रांति में मिलेगा कि सहकारी इतिहासकार कौन था? तो एस.एन. सेन। आप सेन याद रखिएगा, पूरा नाम याद रखिएगा, एस.एन. सेन थे। आगे देखते हैं, भारतीय भाषा में 1857 के विप्लव के कारणों पर लिखने वाला प्रथम भारतीय था। भारतीय भाषा में 1857 के विप्लव के कारण पर लिखने वाला प्रथम भारतीय था, तो वो था सैयद अहमद खां। कौन था? सैयद अहमद खां। आगे देखते हैं, तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न प्रथम, न राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम था, यह किसने कहा? तो ये कहा था आरसी मजूमदार ने। किसने कहा था? आरसी मजूमदार, जो यूपीपीसीएस मेंस में पूछा गया था। फिर आगे देखते हैं,
आरसी मजूमदार ने कहा था। आगे देखते हैं, किसने लिखा था, इस निर्णय से इनकार करना कठिन है कि तथाकथित 1857 का प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न तो प्रथम था, न राष्ट्रीय था, न ही स्वतंत्रता था। तो सिंपल है, आरसी मजूमदार। देखो ऊपर का सवाल और ये सवाल एक ही है, लेकिन 2010 के बाद ये 2017 में पूछ लिया गया। सवाल को थोड़ा सा लंबा कर दिया गया और घुमा दिया गया और पूछ लिया गया। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा आयोग 1857 के विद्रोह के दमन के बाद भारतीय फौज में नव संगठन से संबंधित था। तो वो एक ही है, पील आयोग। पील आयोग आपको पता ही है कि क्या किया उसने, कि पहले क्या था कि 5JAM1 था, तो उसे बंगाल में क्या कर दिया, बंगाल में कर दिया उसने 2JAM1 कर दिया, और मुंबई में कर दिया 3JAM1। मतलब कि 2 इंडियन सैनिक के सामने एक अंग्रेज और 3 के सामने एक अंग्रेज, ये नीति अपना दी गई। तो इस तरह 1857 की क्रांति के बारे में हमने जितना जाना, कुछ सवाल, महत्वपूर्ण सवाल जो पूछे गए वो हमने किया। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो शेयर करिएगा। नमस्कार।